हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हूणों के इतिहास के बारे में कि हूण कौन थे, इन्होंने कब और कैसे भारत पर आक्रमण किया और इनके प्रसिद्ध शासक कौन थे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। प्राचीन भारतीय इतिहास में हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित राजवंश गुप्त राजवंश था। नंबर 2 पॉइंट्स की बात करते हैं कि गुप्त व शासक स्कंदगुप्त के शासनकाल में उसके साम्राज्य पर हूणों का आक्रमण हुआ। और नंबर 3 पॉइंट है, स्कंदगुप्त एशिया तथा यूरोप का पहला शासक था जिसने हूणों को पराजित किया। नंबर 4 पॉइंट में बात करते हैं कि जूनागढ़ अभिलेख में हूणों को मलेच्छ कहा गया है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से हम बात करते हैं अपने आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। हमने यहाँ पे 4 पॉइंटों के बारे में बात की है। चारों की चारों पॉइंट्स एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आगामी जितनी भी परीक्षाएं होती हैं वनडे एग्जाम्स, उनमें क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। वैसे क्वेश्चंस गुप्त राजवंश से रिलेटेड हैं, उससे संबंधित हैं। तो याद रखना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित राजवंश कौन सा था, तो आपको उत्तर देना है गुप्त राजवंश। किस गुप्त शासक के शासनकाल में हूणों का भारत पर आक्रमण हुआ था? स्कंदगुप्त के शासनकाल में। एशिया तथा यूरोप का पहला शासक कौन था जिसने हूणों को पराजित किया? स्कंदगुप्त था। और जूनागढ़ अभिलेख में किन्हें मलेच्छ कहा गया है? हूणों को कहा गया है। इस टाइप के क्वेश्चन से चारों के चारों पॉइंट एग्जाम में पूछ लिए गए हैं और पूछे भी जाते रहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ से चारों पॉइंटों को आपको अच्छे से याद करना है। अब बात करते हैं हम हूणों के बारे में कि हूण कौन थे और इन्होंने भारत पर आक्रमण क्यों किया और ये इनकी नीतियां क्या थी, पॉलिसीज क्या थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं हूणों के बारे में कि हूण लोग खानाबदोश जंगलियों का एक समूह था। वे मंगोल जाति के थे जो सीथियनों की एक शाखा थी। ये लोग पूर्णतः असभ्य, जंगली, बर्बर तथा युद्ध से इनका बड़ा प्रेम था। लूटमार करना उनका पेशा था तथा सैनिक जीवन बिताने में ये गौरव अनुभव करते थे। ये जिस क्षेत्र पर आक्रमण करते थे उसे समूल नष्ट कर देते थे। इस कारण इतिहास में इन्हें खुदा का कहर कहा गया है। ये बात इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार एग्जाम पूछा गया है कि इतिहास में किन लोगों को खुदा का कहर कहा गया है, तो आपको आंसर देना है हूणों को कहा गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्योंकि ये जो जाति थी, हूण जाति थी, ये खानाबदोश जाति थी, यानी एक जगह पे इनका स्थायी निवास नहीं रहता था। इनका साम्राज्य वैसे काफी जगह, यानी काफी विशाल साम्राज्य था। काफी विशाल साम्राज्य में इन्होंने क्या किया था, अपने आक्रमण किए, उन पर आधिपत्य स्थापित किया था। ये लोग एक क्षेत्र पर आक्रमण करते थे, एक राज्य पर आक्रमण करते थे, उसको समूल नष्ट कर देते थे। यानी वहां पे बच्चे, जवान, युवा किसी को भी नहीं छोड़ते थे, सभी लोगों को पूर्ण रूपेण कह सकते हैं मार देते थे, खत्म कर देते थे और उसको लूट लेते थे। वहां पे कुछ समय रहने के पश्चात में फिर अगले क्षेत्र पर आक्रमण करते थे। यानी पूर्णतः समाप्त करने के कारण इनको क्या कहा गया है, इतिहास में खुदा का कहर कहा गया है। और दूसरी बात, ये असभ्य, पूर्णतः बर्बर सैनिक जीवन बिताने में अपने को गौरवान्वित महसूस करते थे। मंगोल जाति से बिलोंग करते थे, इस बात को भी आपको याद रखना है। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं कि हूण किस जाति से संबंधित थे? मंगोल जाति से। बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट में कि हूण चीन के पड़ोस में तिब्बत घाटियों में निवास करते थे। यानी याद रखना कि ये आपको मैंने मैप दिया है, ये जितना भी रेड कलर का आपको एरिया दिख रहा है, इस एरिया में हूणों का निवास था। जैसे चीन के पड़ोस में रहते थे और तिब्बत घाटियों में भी निवास करते थे। लेकिन इनके साम्राज्य की बात करें तो इनका साम्राज्य भारत से खोतान तक फैला हुआ था, जिसकी मुख्य राजधानी अफगानिस्तान में बमनियान थी। यानी पूरा मंगोलिया क्षेत्र, अफगानिस्तान का क्षेत्र और फारस से खोतान तक का क्षेत्र इनके साम्राज्य में आता था। ठीक है, पॉइंट यहां तक क्लियर। बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट में कि यहां से ये पश्चिम की ओर बढ़े थे। यानी फारस और खोतान, मैंने बताया कि अफगानिस्तान का जो मूल चीन का पड़ोसी हिस्सा है, उस हिस्से में इनका निवास था। और यहां से पश्चिम की ओर बढ़े और 2 भागों में ये विभक्त हो गए थे। जो हूण यूरोप में गए थे उनको काले हूण कहा गया और उनका सबसे महान नेता एटिल्ला था। ठीक है, ये बात याद रखना है कि जो हूण यूरोप गए थे, काले हूण, उनको इतिहास में काले हूण कहा गया। और उनका जो महान नेता था, महान नायक था, वो अटिल्ला था। यानी अटिल्ला इस प्रकार के आपको नाम मिलेंगे बुकों में। कई जगह अटिल्ला भी दे रखा है, कई जगह एटिल्ला भी दे रखा है। दोनों ही नाम एक ही व्यक्ति के हैं। ठीक है, और जो हूण ईरान और भारत में रहने लगे उनको श्वेत हूण कहा गया और आगे चल के इनका एपेथलाइटस के नाम से भी जाना जाता था। यानी ये जो श्वेत हूण थे एपेथलाइटस के नाम से भी जाने जाते थे, ये बात याद रखनी है। यानी हूणों की शाखा 2 बनी, एक यूरोप गई और एक ईरान और भारत गई। जो यूरोप गए थे वो काले हूण कहलाए और जो भारत आए थे वो श्वेत हूण
कहलाए, ये बात याद रखना। काले हूणों का एक महान नेता हुआ था अटिल्ला, ठीक है। अब बात करते हैं श्वेत हूणों की, जो भारत में आक्रमण किया था। उन हूणों के बारे में बात करते हैं, उनका महान शासक कौन था, उनके प्रसिद्ध शासक कौन थे। क्योंकि हमें भारत की जीके पढ़नी है, तो भारत की जीके पढ़नी है तो भारत से संबंधित हूणों के बारे में हमें पढ़ना है। देखिए, हूणों का भारत पर प्रथम आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ, जिस समय हूणों का नेता खुशनवाज था। एक बात याद रखना है कि हूणों का जो पहला आक्रमण था किस वंश के समय हुआ था, गुप्त काल में हुआ था, और किस शासक के काल में हुआ था, स्कंदगुप्त के में। और किसके नेतृत्व में हुआ था, खुशनवाज, यानी हूणों का एक प्रसिद्ध नेता था ये खुशनवाज। इसके समय में स्कंदगुप्त के शासनकाल में भारत पर आक्रमण हुआ, लेकिन स्कंदगुप्त ने इनको क्या किया, पराजित किया था। स्कंदगुप्त और हूणों के बीच युद्ध का जो वर्णन है वो भीतरी स्तंभ लेख में मिलता है, जो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में अवस्थित है, ठीक है। ये बात याद रखनी है। इतिहास में एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भीतरी स्तंभ लेख कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में है। और किससे संबंधित है, स्कंदगुप्त से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगले पॉइंट से देखिए कि हूणों का जो दोबारा आक्रमण था वो तोरमाड़ के नेतृत्व में हुआ। उसने चंद्रभागा नदी के तट पर पवैया नामक स्थान पर अपना शासन स्थापित किया, ठीक है। तोरमाड़ हूणों का प्रथम शासक था जिसने भारत के मध्यवर्ती भागों पर अपना विजय अभियान किया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बड़ी एग्जामों में पूछा गया है कि हूणों का प्रथम शासक कौन था जिसने भारत के मध्यवर्ती भागों पर अपना अधिकार स्थापित किया था, तो वो तोरमाड़ था। कौन था, तोरमाड़ था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। तोरमाड़ के पुत्र का नाम था मिहिरकुल, और ये भी बहुत प्रसिद्ध शासक हुआ था। इसकी सबसे मुख्य विशेषता ये थी कि ये शैव धर्म का क्या था, कट्टर उपासक था, कट्टर शासक था। और बौद्ध धर्म का क्या था, ये कट्टर विरोधी था, यार बौद्ध धर्म का बहुत ही कट्टर विरोधी शासक था, ठीक है। शक्तिशाली शासक भी था। इसने बहुत भारत के कई सारे राज्यों पर इसने अपना आधिपत्य किया था, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या रखनी है कि शैव धर्म का कट्टर उपासक था। कई बार पूछा गया है कि हूणों का कौन सा प्रसिद्ध शासक शैव धर्म का कट्टर उपासक था, मिहिरकुल। मिहिरकुल को इतिहास में भारत का अटिल्ला, बौद्ध धर्म से घृणा करने वाला एवं मूर्ति भंजक कहा गया है। याद रखना कि मध्यकालीन अगर इतिहास में बात करें तो मध्यकालीन इतिहास में महमूद गजनबी को भी मूर्ति भंजक कहा गया है, ठीक है। और बात करें हम प्राचीन भारत में, तो प्राचीन भारत में मूर्ति भंजक मिहिरकुल को कहा गया है, ठीक है। ये दोनों कंबाइंड क्वेश्चन है, अगर आप इनमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। मूर्ति भंजक इतिहास में दो शासकों को कहा गया है, महमूद गजनबी को और मिहिरकुल को, ठीक है। दोनों के ही नाम मां से स्टार्ट है। प्राचीन भारतीय इतिहास में बात करें तो मिहिरकुल को, और मध्यकालीन इतिहास में बात करें तो महमूद गजनबी को, ठीक है। अब देखिए, भारत के जो अटिल्ला है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से पूछा जा चुका है एक बार एग्जाम में कि किस शासक को भारत का अटिल्ला कहा गया है, मिहिरकुल को कहा गया है, ठीक है। और इस शासक ने बौद्ध धर्म पर काफी जुल्म ढाए थे, ठीक है। मैंने अभी बताया है ये शैव धर्म का कट्टर उपासक था, लेकिन बौद्ध धर्म का कट्टर विरोधी था। इसी कारण इसने बौद्धों पर काफी जुल्म ढाए थे। मिहिरकुल को पराजित करने का श्रेय मालवा के शासक यशोवर्मन को जाता है तथा मगध के शासक नरसिंहगुप्त बारादित्य को जाता है। यानी इन दोनों शासकों ने मिहिरकुल को पराजित किया था, मालवा शासक यशोवर्मन और मगध शासक नरसिंहगुप्त बारादित्य ने, ठीक है। पॉइंट क्लियर। मालवा शासक यशोवर्मन को मिहिरकुल के द्वारा अपने चरण वंदना कराने का श्रेय प्राप्त है, ठीक है। तो याद रखना कि यशोवर्मन मालवा का ऐसा शासक था जिसने मिहिरकुल से अपने चरणों की वंदना करवाई थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि किस शासक को हूण शासक मिहिरकुल द्वारा अपने चरणों की वंदना कराने का श्रेय प्राप्त है, तो आपको याद रखना है यशोवर्मन को। कई जगह यशोधर्मा भी मिलता है, ठीक है। यशोवर्मन यशोधर्मन एक ही नाम है, ठीक है। पॉइंट क्लियर। यहाँ तक बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट की कि चीनी यात्री सुंग यून, जिसने 515 ईस्वी से लेकर 520 ईस्वी के बीच भारत की यात्रा की थी, ने अपने सामयिक हूण शासक के विषय में लिखा। अपने समकालीन यानी इसके काल में जब ये भारत में यात्रा कर रहा था उस समय जो हूण शासक था उसके विषय में इसने लिखा। इसने उनके बारे में लिखा कि उसका वंश 2 पीढ़ियों से गांधार पर शासन कर रहा है। इसने गांधार के हूणों के बारे में लिखा था। सुंगयून के अनुसार हूणों का पहला शासक तिगिन था। कौन था? तिगिन था, जिसने गांधार पर अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। मैंने ये पॉइंट इसलिए बताया है, कई बार एग्जाम में वो डायरेक्टली ये पूछ सकता है कि चीनी यात्री सुंगयून के अनुसार गांधार का पहला हूण शासक कौन था, तो तिगिन था। ठीक है, ये थे आपके हूणों से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम में आपके लिए आ सकते हैं। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में।